नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना वायरस को लेकर हर दिन कोई ना कोई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ बहरूपीय वायरस को लेकर चेतावनी और अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि अब भी वक्त है संभल जाओ, वरना किलर कोरोना को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण पर सरकार की नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हवा में 10 मीटर तक कोरोना फैल सकता है, जिसे रोकने के लिए कई अहम उपाय भी बताए गए हैं। क्या वे हैं वो उपाय और कैसे इस बहरूपीय वायरस से जिंदगी को बचाया जा सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए आप। दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियां छीनने वाला कोरोना वायरस छलिया बन चुका है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। वो हर पल अपना स्वरूप बदल रहा है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। गुजरते वक्त के साथ उसकी ताकत में भी बेहिसाब इजाफा हो रहा है, जो नए खतरे का अलर्ट है। इसी सिलसिले में अब भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इनके मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों के छींकने या खांसने से एरोसोल हवा में 10 मीटर तक फैल सकते हैं, यानी करीब 33 फीट। दावा किया जा रहा है कि एक इन्फेक्टेड शख्स की लापरवाही से मौत का वायरस 406 लोगों को अपना शिकार बना सकता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और ये कैसे विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एयरसोल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, मेडिकल जर्नल लैंसेट और अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक कोरोना संक्रमित के खांसने और छींकने से वायरस ड्रॉपलेट और एयरसोल पर सवार होकर फैल जाता है। ड्रॉपलेट जहां 2 मीटर तक जाकर सतह पर बैठ जाता है, वहीं एरोसोल 10 मीटर तक हवा में फैल सकता है, जो हवा में करीब 8 से 10 घंटे तक रह सकता है। ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, दुकान जैसी जगहों में जहां लोगों की तादाद काफी होती है, वहां खतरा ज्यादा है। यूं कहें खुली जगह पर खतरा कम है, लेकिन जहां सही तरीके से वेंटिलेशन नहीं है, वहां खतरा काफी बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक लोगों को डबल लेयर मास्क यानी N95 मास्क पहनना चाहिए। सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में घरों, ऑफिसों और सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग में एयर सर्कुलेशन बढ़ाने की बात कही गई है। दरवाजों के हैंडल, फर्श, स्विच, टेबल, कुर्सियों को डिसइंफेक्ट करने पर जोर दिया गया है। साथ ही लोगों से बार बार हाथ धोने की अपील की गई है। किसी संक्रमित शख्स के हंसने, बोलने, खांसने से जो ड्रॉपलेट या एरोसोल निकलता है, वो वायरस के ट्रांसमिशन की मुख्य वजह मानी जाती है। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं, जिसमें देखा गया है कि लोग सही तरीके से मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं, लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए नई रणनीति और नए समाधान की जरूरत है। जब तक कोरोना वायरस छोटे स्तर पर भी मौजूद है, चुनौती खत्म नहीं होगी। हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। दुनिया कोरोना जैसे वायरस का पहली बार सामना कर रही है। इसे लेकर नई नई रिसर्च और खुलासे हो रहे हैं। लिहाजा किसी भी तरह की गफलत और चूक गंभीर परेशानी की वजह बन सकती है। ऐसे में सावधान रहें, सरकारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। टीम न्यूज़ नेशन।
तो कोरोना का जो वायरस है हर दिन अपना रूप बदल रहा है और इस बदलते रूप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस रूप को नहीं समझेंगे तब तक हम कोरोना से खुद का बचाव नहीं कर सकते। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास अग्रवाल हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस जाडौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हेल्थ एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ डॉक्टर अखिलेश देवरस हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर एस जाडौन जी आप ही से करते हैं। जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन पहली लहर जब कोरोना की आई तो अंदाज़ा दूसरी लहर जितना नहीं था और अब कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक होगी। सबसे पहला सवाल तो सर ये कि कैसे इस वायरस को समझें, क्योंकि जो उसके म्यूटेशन है लगातार चेंज हो रहे हैं और कोई भी वायरस जो लगातार बदलता है उसके लिए हमें भी खुद को लगातार बदलने की ज़रूरत होगी, तभी हम उससे जीत पाएंगे। किया और 2 महीने का लॉकडाउन किया, उससे वायरस जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और वो स्ट्रेन जो भी थी और उससे कम लोग संक्रमित हुए। अब की बार जब वायरस आया तो मेजर्स जो है वो थोड़ा देर से लिए गए हैं और मुख्य इस वायरस के लिए यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और जो लॉकडाउन से ही जो आदमी आपस में मिलते जुलते नहीं है ना, उसी से ये ठीक होता है। बकाया जो लोग हैं जिनको वायरस एक्सपोज कर जाता है या वायरस संक्रमण जिनमें हो जाता है उनको अपन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करके जो लोग ठीक हो गए और माना वायरस इन्फेक्शन होता रहेगा तो अपन उनको ठीक नहीं कर पाए, लगातार अपने लोग पढ़ते रहे। स्ट्रेन कोई भी हो, चाहे पहली वाली स्ट्रेन थी या दूसरी वाली स्ट्रेन थी या तीसरी वाली स्ट्रेन थी, लेकिन सबसे बड़ा इलाज इसका यही है कि अपन को जो कर्फ्यू लगाया है या सोशल डिस्टेंसिंग की है या लोग आपस में मिले नहीं, शादियां ब्याह पे थोड़ा वो रोक लगाई जाए, तो ये जो रोक लगाई गई है उस वजह से ये वायरस थोड़ा सा लोगों में इन्फेक्शन इधर से उधर फैलना बंद हुआ है और इलाज की वजह से और दूसरा वैक्सीन की वजह से ये धीरे से कंट्रोल हुआ है और अभी 2-4-10 दिन में और कंट्रोल हो जाएगा। अब जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं ना, तो अगर परिस्थितियां को अगर इसी तरह से कंट्रोल बनाए रखे अपन और लोग ज्यादा मिले जुले नहीं, तो ये तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी इसकी कुछ नहीं कह सकते। तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, क्योंकि वायरस तो रहेगा और म्यूटेशन करेगा, नई स्ट्रेन। हर आदमी अपने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए काम करता है, चाहे वायरस हो चाहे आदमी हो, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता रहता है उसका। तो वो डार्विन के सिद्धांत है, उसके अनुसार वायरस भी करता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए वायरस भी अपनी स्ट्रेन बदलता है, तो उसे भी तो अपने को उससे बचने के लिए जो मेजर्स लिए गए, सरकार ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए, तो हेल्थ प्रमोशन के मेजर्स लिए गए और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का भी मेजर लिया जा रहा है और अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। तो ये सब मेजर तक इनको लॉन्ग टर्म चलाना है, अपने को इसमें आलस नहीं करना है, इनको चीजों को छोड़ना नहीं, तो ये तीसरी लहर का असर कम होगा, अगर होगा भी तो कम होगा। ठीक है डॉक्टर अखिलेश, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहा यह जा रहा है हवा में 10 मीटर तक ये वायरस फैल सकता है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, कैसे इससे हम खुद का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाला जो वायरस था उससे ये वायरस अलग है और हो सकता है आने वाले वक्त में वायरस बदल जाए। जी गुंजन जी, जैसे आपने अभी बताया और डॉक्टर जादव ने बताया कि इट्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कहने का मतलब ये है कि पहले हम देखते थे कि फोमाइट इन्फेक्शन यानी कि सतह से जो हाथ में आने वाला इन्फेक्शन था वो बहुत ज्यादा फैलता था पहली लहर में, पर अब की बार के इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एरोजोल इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा इस वायरस का ट्रांसमिशन रूट बना है। तो इम्पोर्टेंटली पहली बात तो ये है कि 3 मीटर का दायरा जो अपन ने पहले रखा था उस पे जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उसमें वायरस डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है और जो एरोजोल की जो डेंसिटी है उसमें वायरस डेंसिटी उतनी नहीं रहती। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम 3 मीटर का यानी 6 फीट का भी अगर अपन जो फासला रखें तो हम संक्रमित तो होंगे पर उसमें वायरल लोड कम होगा। वैसे ही अब 10 मीटर का जो एक संक्रमण का जो पेरीमीटर बन जाता है वो बहुत डिफिकल्ट है पालन करने में, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को सुधारें, मास्क का सही उपयोग करें, हर समय अपना मास्क का उपयोग करें। नीति आयोग ने जैसे बताया था कि घर में भी अपने मास्क का उपयोग करें, मास्क को प्रॉपरली पहने, नाक और मुंह को प्रॉपरली ढकें
और N95 मास्क, जैसा कि अभी के गाइडलाइंस में आया है कि N95 मास्क विल बी अ बेटर चॉइस देन द सिंपल मास्क। तीसरी चीज, घर में आप जब रह रहे हैं तो अपने रूम को अच्छे से वेंटिलेट करिए। कहने का मतलब एक लैमिनर फ्लो ऑफ एयर बनाइए। समझ लीजिए आप कूलर या कोई पंखा, टेबल फैन यूज कर रहे हैं, उस टेबल फैन से उसकी अपोजिट साइड की खिड़की खुली रखें ताकि जो हवा का प्रवाह है वो यूनिडायरेक्शनल रहे, एक ही तरफ जाए। इससे आप संक्रमित होने से बचेंगे क्योंकि हवा एक ही तरफ जाएगी और वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके, खासकर इम्पोर्टेंट अब मास्क जो है वो सबसे बड़ा वैक्सीन है और वैक्सीन अपने आप को लगाना जरूरी है। N95 मास्क का उपयोग प्रॉपर तरीके से करना बहुत एसेंशियल हो गया है आने वाले 6 महीने से 1 साल। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर विकास अग्रवाल, अगर इस वक्त में देखें तो धीरे धीरे जो कोरोना का ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जैसे ही ग्राफ नीचे जाता है लोगों की लापरवाहियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है लंबे वक्त तक तो कर्फ्यू नहीं रखा जा सकता, लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे में लोगों को भुखमरी ना फैले, स्थिति खराब ना हो, सरकार फैसले लेती है, लेकिन वो फैसले बुरे तरीके से इसलिए सामने आते हैं क्योंकि जनता की लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस वक्त में सर लापरवाही की गई तो वो कितनी घातक हो सकती है, क्योंकि लोगों को लगने लगता है अब तो हालात सुधर गए हैं। निश्चित रूप से जब लॉकडाउन खत्म होता है तो लापरवाही तो बरतना शुरू कर देते हैं। और अभी तो ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन इस बार नहीं हुआ या जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है वो ये भी बोलते सुने गए हैं कि हमें तो कोविड हुआ नहीं और हमने तो 2 डोज वैक्सीन के लगवा लिए। और इस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं कि हमें तो अब कोविड हो ही नहीं सकता। तो इस बात को लोग ध्यान रखें कि अगर वो लापरवाही बरतेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो कोविड इन्फेक्शन तो नाक के जरिए शरीर के अंदर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसा ना समझे कि वैक्सीन लगाने के बाद 100% बचाव हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का असर 70 से 80% होता है। 20 से 30% लोग ऐसे बच जाते हैं जिनके अंदर शायद वैक्सीन कोई असर न दिखाए। तो ऐसे कौन से लोग होंगे जिनके अंदर वैक्सीन असर नहीं दिखाएगी, ये हम कह नहीं सकते। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद सारी जो सावधानियां हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल रूप से ये हो सकता है कि जो 6 मीटर या 10 मीटर की दूरी का हम बोलते हैं वो शायद न संभव हो, परंतु इतना तो लोग कर सकते हैं कि जब भी मार्केट जाए, घर से बाहर जाए तो मास्क सही तरीके से लगा कर जाए, सही तरीके का मास्क लगा के जाए। वाल्व वाला मास्क नहीं होना चाहिए और घर आकर हाथ पैर मुंह को धोकर ही घर के अंदर आए। इतनी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, नहीं तो वायरस तो बहुत स्मार्ट है, अपना रूप पल पल बदल रहा है। किस तरह से दवाइयों की चंगुल से निकलना है उसे बहुत भली भांति मालूम है। तो इंसान को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। वायरस के चंगुल से कैसे बचना है ये हमें खुद को समझना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर एस जाडौन, इस वक्त अगर देखें तो पहले जब हमने देखा तो एक ही मास्क लोग लगाते थे। मास्क लगाना ही पहले लोगों को बताया गया क्योंकि बीमारी नई थी, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोगों को बताया गया। लेकिन इस वक्त में अगर देखें तो डबल मास्क का उपयोग करना ज़्यादा उपयोगी बताया जा रहा है, इसकी ज़रूरत अभी नज़र आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है सर? ये जो वायरस है इसका म्यूटेशन इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है जिसकी वजह से डबल मास्क लगाना है, और अगर लगाना है तो किस तरीके से उसे लगाना चाहिए, कौन सा मास्क? क्योंकि सर्जिकल मास्क भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल कॉटन का मास्क भी यूज़ करते हैं। डबल मास्क लगाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि नाक के अंदर और मुंह के अंदर जो भी हवा जाए वो मास्क के थ्रू जाए, है ना। कोई भी हवा का कण बाहर से बगल से न चला जाए, इधर से नहीं चला जाए, उधर से नहीं चला जाए, तो कहीं भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से मास्क लगा हो। और जब डबल मास्क लग जाता है तो जो भी पहले एक मास्क की जो कमियां होती हैं, मास्क में हर एक में N95 अगर मास्क भी आप यूज कर रहे हो तो बगल से उसमें से थोड़ा बहुत हवा चली जाती है। तो हवा किसी भी हालत में ये अगल बगल से घुस जाती है। कोई नाक के नीचे कर लेते हैं मास्क को, कोई ठोड़ी के नीचे कर लेते हैं, वो नहीं। अच्छी तरह से टाइट तौर से मास्क लगाओ। और डबल मास्क लगाओ तो और बेहतर है जब आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेज हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी क्लिनिक में जा रहे हैं,
तो इस तरह डबल मास्क की वो बताई गई है, क्योंकि सर्जिकल मास्क भी लगा हो और ऊपर से एक और मास्क लगा लेते हैं तो वो N95 मास्क की तरह काम करने लगता है। हर एक आदमी N95 मास्क अवेलेबल नहीं है, तो एक सर्जिकल मास्क 10 रुपए का मिलता है और उससे बाजार में एक और तरह के अलग अलग कलर के जो मास्क बना दिए गए हैं वो N95 मास्क नहीं है, वो मास्क हैं, लेकिन वो डबल को लगा लेने से वो N95 मास्क की तरह काम करते हैं। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर अखिलेश, जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनकी अगर बात करें तो परिवार के बाकी लोग भी उसी घर में रहते हैं, बेशक वो जो पेशेंट है वो दूसरे कमरे में रहे, सेपरेट रहे, लेकिन बाकी के लोग भी घर में हैं, तो ऐसे में परिवार वालों को कितना खतरा इससे हो सकता है और इससे एहतियात बरतने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं इस बार की सेकेंड वेव में पहले जैसे होम आइसोलेशन में बहुत लोग ठीक हो जा रहे थे, अभी भी बहुत लोग ठीक हुए हैं, पर इस बार होम आइसोलेशन के पेशेंट्स की बिगड़ने की दर भी बहुत ज्यादा रही, क्योंकि शायद पेशेंट लोग थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन के नियम है वो बिल्कुल पेशेंट को फॉलो करवाना ही है। पेशेंट एक अच्छे वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, उसका दरवाजा बंद रहे, उसके कपड़े, उसके खाने की सामग्रियां, उसका बर्तन, ये सब चीजें अलग रहें। आदमी जब भी जाए या दरवाजा खोले तो उसको N95 मास्क उस पेशेंट को पहनना चाहिए ताकि उसके घर वाले इन्फेक्ट ना हो। जो घर वाले हैं जैसे उसको टिफिन ला के देते हैं तो टिफिन उसके दरवाजे पे छोड़े, दरवाजे से वो अंदर ले, टिफिन को स्वतः धोए और धोने के बाद उसको सैनिटाइज करके वापस रखे। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस टिफिन को उठाने आता है तो पहले उस टिफिन को स्प्रे, नॉर्मल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से स्प्रे करके फिर ही उठाए। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर घर में एक कोरोना पेशेंट है तो आप मान के चलिए कि संक्रमण आपको होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा रहेगी और आपको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस कड़ी में मैं क्योंकि क्लिनिक में ही हूं तो मैं आपको एक N95 मास्क पहनने की एक विधि भी बता दूं जो कि बड़ा कॉमन है और लोग बाग पूछते हैं कि कैसे पहनना है। तो ये एक N95 साधारण रूप का N95 मास्क है। इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी डोरी को आप पकड़िए, इसको यहाँ पे आप जैसे नाक में फिट करेंगे और इसकी जो ब्रिज है इस ब्रिज को प्रॉपरली दबा के नेल्स में फिट करिए। फिर इसका एक जो धागा है, जो एक रस्सी है, उसको आप पहले पीछे लें और दूसरे को भी पीछे लें और उसको टाइटली स्नगली फिट कर लीजिए। यूं हम खींच के इसको टाइटली फिट कर लेंगे। फिर आप एक बार हवा ब्लो करके देखिए कि हवा ब्लो करने से साइड में हवा लीक तो नहीं हो रही। अगर वो लीक नहीं हो रही है तो आपका मास्क प्रॉपरली आपके फेस को कवर कर रहा है। इसमें नाक और मुंह ये दोनों कवर करना अत्यंत आवश्यक है। प्रॉब्लम आती है जब हम इस मास्क को डिस्पोज करते हैं या इसको निकालते हैं। उसको निकालने का भी तरीका बड़ा आसान है। उसमें सबसे पहले नीचे वाली डोरी को ढीला करिए, इसको बाहर करेंगे, फिर ऊपर वाली डोरी को बाहर करेंगे। इसके सामने वाले सरफेस को कभी टच नहीं करें क्योंकि ये इन्फेक्टेड चीज है। तो आप अंदर से इसको पकड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे और इसको फिर डिस्पोज ऑफ अंदर की लेयर से ऐसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आपके N95 मास्क से संक्रमण का खतरा दूसरे लोगों को भी कम होगा और आपका N95 एक प्रबल हथियार बन के आपको भी बचाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से डॉक्टर आपने बताया कि कैसे हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्या सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग में रहना भी इस वक्त घातक हो सकता है? हो सकता है कि कोई कोरोना का पेशेंट हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में सिम्टम्स होते भी हैं, नहीं भी होते। अगर सिम्टम है भी तो कई बार काफ़ी वक्त में पता चल पाता है, जिसके बाद लोग टेस्ट कराते हैं। देखिए, सेंट्रलाइज बिल्डिंग में रहना खतरनाक इसलिए है कि अगर वहाँ सेंट्रलाइज एसी है तो उस एसी के थ्रू वो पूरा का पूरा वायरस पूरी बिल्डिंग में फैल सकता है और जो नॉन इन्फेक्टेड लोग हैं उनके अंदर भी जा सकता है। कोविड पेशेंट जो है कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिम्टम हो। बहुत से लोग कैरियर की तरह से काम करते हैं, मतलब उनके अंदर वायरस तो है परंतु उनकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि नहीं देती, परंतु उनकी सांस के जरिए वह वायरस बाहर जा सकता है, हवा में फैल सकता है और अगर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो उसके थ्रू पूरी बिल्डिंग में फैल सकता है और अन्य लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर एस जादौन, इस वक्त सैनिटाइजेशन का कितना बड़ा यूज़ है, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन इस वक्त में लोग लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो यूं कह लें कि कोरोना से इतने फैमिलियर हो गए हैं कि उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, लेकिन ऐसे भी कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है इससे। देखिए, अब की बार जान बहुत गई है और इस समय तो अपने को बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और सैनिटाइजर्स का यूज है, जैसे आप बार बार तो हाथ घर पे तो धो सकते हो, लेकिन आप कहीं बाजार गए हैं और किसी चीज से आपका हाथ टच हो गया, जहाँ दूसरे लोग भी हाथ टच करते हैं, या दूसरी ऐसी चीज से टच हो गया जहाँ इन्फेक्टेड मरीज ने भी हाथ टच किया है, या वहाँ खांसा है, वहाँ छींका है, तो ऐसी जगह जब आपका हाथ लग जाता है तो आपके पास अगर सैनिटाइजर है तो तुरंत ही आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय जो भी इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत 50% तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, तो सैनिटाइजर का उपयोग तो बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें, क्योंकि हाथ नहीं धो सकते ना उस समय, आप घर में तो हाथ धो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अखिलेश, इसके अलावा ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे इस वायरस से खुद को बचाया जा सकता है, क्योंकि लोग ध्यान भी रख रहे हैं, लापरवाही भी है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरा ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मास्क लगाने के बाद उसको बाहर से ही पकड़ कर निकालते होंगे। ऐसे में लोगों को लग रहा है हमने तो पूरा ध्यान रखा, उसके बावजूद भी कैसे हम पॉजिटिव हो गए पता ही नहीं चला। तो ऐसी और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है? सबसे पहली चीज जो हर आदमी बोल रहा है, हम सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पेशेंट और आदमी आम जनता को अब एक सिविक हाइजीन की जरूरत है। उनको बहुत जरूरी है ये जानना कि अब सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र उपाय बचता है जिससे कि हम संक्रमण से बच सके। तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप बिल्कुल न जाएं, आप एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रहें। लोगों जो बीमार हैं या जिनको सर्दी खांसी है उनसे एक सामान्य दूरी जैसे 3 मीटर की होती है वो बना के रखें। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि वायरस म्यूटेट कर रहा है तो हमारी बॉडी को भी हम ज्यादा फिट रखें। रोज का प्राणायाम, व्यायाम, श्वसन संबंधी एक्सरसाइजेस ये सब करिए। हाई प्रोटीन डाइट लें ताकि अपनी बॉडी में वो एनर्जी स्टोर रहे, ताकि अगर हमको संक्रमण हो भी तो हमारी बॉडी उसको झेलने की कैपेसिटी रख सके। तीसरी चीज ये है कि एक नॉर्मल कोरोना का जो काल है उसको अपन ये ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति के मतलब उसकी तीमारदारी में जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसकी तीमारदारी में जो सबसे फिट व्यक्ति है अपने घर का वही रहे। बाकी लोग भावनाओं में आकर ऐसा न करें कि 15 लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाए। तो ये कुछ आम सावधानियां हैं। हाथ साबुन से धोना, ये प्रति 2 घंटे में भी अगर आप प्रॉपरली हाथ साबुन से धोएं। सैनिटाइजर अगर आप आधे पौने घंटे में भी अगर आप करें तो सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड रहते हैं वो अपने एक हाथ में एक बायोफिल्म बना लेते हैं जिससे कि अपने हाथ सिक्योर रहते हैं। तो एक कॉमन सी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई साइंस नहीं है। अगर आप एक सोशल हाइजीन का अगर आप ये करें, प्रैक्टिस करें तो शायद अपने को बहुत फायदा होगा और हम कोरोना से बच सकेंगे। ठीक है डॉक्टर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, हालांकि लोग जानते भी हैं लेकिन उनको उस तरीके से फॉलो नहीं करते जैसा कि करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास अग्रवाल आपका, डॉक्टर एस जादौन आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अखिलेश देवरस जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त जैसे हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात बरतना, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आपकी लापरवाही आप पर, आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो वायरस है लगातार अपने रूप बदल रहा है और इस बदलते रूप को समझने के लिए आपको भी बदलना होगा, लापरवाही को छोड़ना होगा और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।